तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ असली अखाड़ा। और ये जो एपिसोड टॉपिक है बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर आया है और हमको मन इतना कर रहा था इसके बारे में, क्योंकि जब मैं और रोहित बात कर रहे थे द शील्ड के बारे में तो हमने ये सोचा कि यार इतने सालों से यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वो शील्ड का पुराना टाइम जो था रोहित, उस पर कभी बैठ के हमने ढंग से ओपिनियन नहीं दिया। इनफैक्ट शील्ड की कभी एक जगह पे इतनी डिटेल में बात नहीं करी होगी जितनी आज हमने करने वाले हैं। और इसके अंदर ना ही सिर्फ आपको नॉस्टैल्जिया मिलेगा, लेकिन जो शील्ड की बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट्स थी, जो उनका क्रोनोलॉजी रहा डब्ल्यूडब्ल्यू में, जो उनकी स्टोरी रही, उसको हम एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। और आप लोग जो हैं अपना पूरा यहाँ पे सपोर्ट दिखाओ भाई, फॉलो करो। असली अखाड़ा के कंसिस्टेंटली एपिसोड आ रहे हैं और सीधा मैं रोहित के पास जाऊंगा भाई। द शील्ड वन ऑफ द बेस्ट, कुछ लोगों के लिए दी बेस्ट फैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यू की, और क्या कमाल की स्टोरी है। तो सबसे पहले तो आज हमारे सभी सुनने वाले लोगों को ये बताता हूँ, जैसा आयुष ने बोला, अगर शील्ड को पसंद करते हो भाई तो आपके लिए कांट मिस एपिसोड है। और इससे पहले कि हम स्टोरी में घुसें, आपको एक पोल दिख रहा होगा। से एक ही सवाल है आपसे, वो है कि आपके हिसाब से ज़्यादा आइकॉनिक मूवमेंट या आपके लिए मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट शील्ड का क्या है? क्या वो शील्ड का ब्रेकअप है जो कि सेथ रॉलिंस के उस चेयर शॉट से हुआ था, या फिर शील्ड का रियूनियन जो बाद में जाके हमने देखा? ये सवाल है। और सीधा स्टोरी से ही शुरू कर लेते हैं। और ये जो स्टोरी है आयुष, उस टाइम में शुरू होती है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो दौर चल रहा था जब फैक्शंस का, अगर हम आज के हिसाब से कंपेयर करें तो उतना दबदबा नहीं था। अगर 3 बंदों का ग्रुप कहीं एक साथ दिखता था उस टाइम पे तो ऐसा लगता था अरे वाह, ये तो कुछ अलग और इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पास्ट में जानी जाती थी ग्रुप में जो लोग काम करते हैं उनके डोमिनेशन के लिए। और दोबारा से कहीं ना कहीं शील्ड ने उस चीज़ को शुरू किया। बट इसकी स्टोरी भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जब इसमें नाम सीएम पंक का आता है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि सीएम पंक का आइडिया था एक्चुअल में शील्ड को लाने का। इवन ये भी सुना है कि एनएक्सटी के सुपरस्टार होने वाले थे एक्चुअल में, कैसियस ओनो आई थिंक उनका ये नेम था, जो कि शायद किसी एक के रिप्लेसमेंट थे। और बाद में जाके सीएम पंक को उसका क्रेडिट भी नहीं मिला। तो इसकी शुरुआत ही थोड़ी कंट्रोवर्सी से थी है। मजे की बात यह है कि सीएम पंक को उसके बारे में क्रेडिट नहीं दिया गया, और बिहाइंड द सीन्स विंस मैकमैन, मतलब पंक के अकॉर्डिंग, उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग, उनका आइडिया स्टील हो रहा है। लेकिन स्टोरी लाइन में भाई फिर सीएम पंक का यूज करा जा रहा है, पूरा शील्ड को सामने रखा जा रहा है सीएम पंक के हफ्ते। अगर ये बंदा कोई कर सकता है, वो अब है नहीं यहाँ पे, लेकिन थे वो विंस मैकमैन ही कि भाई तेरा आइडिया भी चुराया और ले तेरे मुंह पे हर हफ्ते तेरे सामने। फनी चीज़ उसमें ये थी कि भले ही वो सीएम पंक का आइडिया था और वो बताया नहीं जा रहा था, लेकिन ऑन स्क्रीन अगर हम देखें तो सीएम पंक के लिए ही जो शील्ड है वो काम कर रही थी। और इस टाइम पर एक वो मोमेंट आता है जो कि अभी तक ड्यू है, और कह सकते हैं कि उस समय ही जो बीज हैं बो दिए गए थे रोमन रेंस और रॉक के उस फ्यूड के, जिसका हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं। वो जब पहली बार था शील्ड ने अटैक किया था रॉक के ऊपर, ये इनिशियल डेज की बात है, और उन्होंने रॉक को ट्रिपल पावर बॉम्ब किया था। और जब वो ऐसे बड़े बड़े लोगों को टारगेट करना शुरू किया था, उस टाइम से ही शील्ड का ये जो ट्रिपल पावर बॉम्ब है वो आइकॉनिक बन गया था। उसमें अंडरटेकर भी लिस्ट में थे। मतलब कितने सारे सुपरस्टार इनको लपेटा था। भाई 10-11 साल हो गए हैं उस बात को जब हम इस चीज़ की अब रेफरेंस दे रहे हैं। और उस मोमेंट में जब वो ट्रिपल पावर बम रॉक को पड़ा था, आई डोंट थिंक किसी ने एक बार भी आके बोला होगा तुम्हें पता है भाई रोमन और रॉक कजन है, क्या है इनकी फ्यूड तो नहीं होने वाली, क्या है कोई डायरेक्शन तो नहीं है। उस समय सिर्फ लोग एक ही चीज़ सोच रहे थे भाई, सीएम पंक वर्सेस द रॉक, ये स्टोरी लाइन है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, शील्ड तो ऐसी है भाई जो है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, एक पॉइंट पे जब लग रहा था कि सीएम पंक रोहित सब कुछ करा रहे हैं, करा सब कुछ पॉल हेमन रहे थे, पॉल हेमन पैसा दे रहे थे, चुपचाप शील्ड से काम करा रहे थे। और उसके बाद ऐसा लगा कि शील्ड ने अपना काम जो है वो हील्स की हेल्प करने के लिए खत्म कर दिया है, और अब वो खुद एक ऐसी डोमिनेंट चीज बनना चाहते थे कि अब खुद के लिए करेंगे जो करेंगे। और जॉन सीना से बढ़िया कौन मिलता है भाई ऐसे केस में अटैक कर। कुल मिला के जब भी सिंपैथी वाला कार्ड खिलवाना हो तो भाई वो जॉन सीना उसमें माहिर है बिल्कुल। और सामने शील्ड रख दी थी, तो ये भी शील्ड के लिए उस इनिशियल टाइम में बड़े मूवमेंट्स में से था जब उनको जॉन सीना के साथ वो इंटरेक्शन करने का मौका मिला, उनको मारने का मौका मिला। बट फिर भी बड़ा मूवमेंट तो शील्ड का कह सकते हैं तभी आया था। उन्होंने मैचेस वगैरह कर लिए थे। एक्सट्रीम रूल्स वाला शो 2013 वाला, जब शील्ड के सारे सुपरस्टार्स के पास, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, तीनों के पास चैंपियनशिप है। वो क्या आइकॉनिक पोज है जो अभी भी दिमाग में आता है, जब डीन एम्ब्रोस के कंधों पर यूएस चैंपियनशिप है और डीन एम्ब्रोस खुद है कंधों पर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के। भाई मोमेंट बहुत कूल थी, और भाईचारा उस समय पूरा दिख रहा था इन सबके बीच में, जबकि हील्स थे उस टाइम पे। ऐसा लग रहा था कि इनको कुछ उखाड़ना है। और रोहित ने जैसे बोला, उस समय फैक्शंस का पॉपुलर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और इस स्टोरी में भी हम बात करेंगे एवोल्यूशन की, जो कि पुरानी फैक्शन है जिनको इन्वॉल्व करा गया, और तब भी लोग एवोल्यूशन को बड़ी बात मान रहे हैं क्योंकि ईजी नहीं था। तो जितनी जल्दी
ये इन्होंने गोल्ड कैप्चर किया और अपना एक वो स्टेप कहते हैं ना रख दिया कि अब हम हैं सब कुछ, वो बहुत बढ़िया थी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। और रोहित, एक तरफ तो पहले ये आए सीएम पंक के साथ काम करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इनको चाहिए थी पावर, और अगर वो पावर इनको कोई दे सकता था उस टाइम थे तो वो थे लीडर ट्रिपल एच। उस टाइम पे स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी, हाउंड्स ऑफ जस्टिस, ये कहते थे जितने भी इनजस्टिसेस फैले हुए हैं, ये बोलते हैं कि जो भी गलत चीज़ें हो रही है उसके अगेंस्ट ये स्टेप अप करेंगे। और अथॉरिटी भी काइंड ऑफ उस समय कुछ ऐसा ही दिखाती थी, भले ही वो नेगेटिव साइड में थी। तो कहानी हम सबको पता ही है, ट्रिपल एच के अंडर ये सारे लोग उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं शील्ड भी उस टाइम को बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उनको पहली बार ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत बड़ी पावर के अंडर वो हैं, और कहीं ना कहीं वो भी फील कर सकते हैं उस चीज़ को कि कैसे वो शोज को रन कर रहे हैं। लेकिन इनके बीच खुद ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जब सिर्फ डीन एम्ब्रोस के पास टाइटल है, हार चुके हैं जो चैंपियनशिप रेंस एंड सेथ रॉलिंस है, और ये ईगो कहीं ना कहीं, एक तो ऐसा था कि हमको ये नहीं कभी समझ में आया कि इसका लीडर कौन है। थोड़ा कंफ्यूजन रहता था कि एक पॉइंट पे जब डीन एम्ब्रोस माइक पे ज़्यादा बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ ऐसा चेंज हुआ कि जब रोमन रेंस कोई पावर हाउस दिखाते थे तो ऐसा लगता था कि वो लीडर हैं। बट जब सिर्फ डीन के पास टाइटल आया और वो यूएस चैंपियनशिप अभी भी सिर्फ उनके पास ही है, तो फिर उस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि वो लीडर है। तो मैं थोड़ा ये पूछूंगा आयुष से ही कि भाई क्या लगता था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी भी मेमोरी यही है कि मैं सोचता था यार बस सेथ तो माइक पे भी बोलता है लेकिन वो लगता नहीं है, रोमन रेंस कुछ बोलता नहीं है, डीन एम्ब्रोस दोनों काम करता है, तो लीडर है कौन है? उन्होंने कभी कुछ बोला भी नहीं था ऐसे खुल के बहुत। आई थिंक ये एक चीज़ है जो कि अपने आप में शील्ड को यूनिक बनाती है, बिकॉज जबकि अब हम देखेंगे तो हम क्लियरली बता सकते हैं कौन लीडर था या फिर कौन सबसे आगे निकल के आया। लेकिन उस पॉइंट पे डीन एम्ब्रोस की अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, जो मेन शील्ड है, सबसे बेस्ट काम और सबसे बढ़िया जो टॉप पे सबसे देर तक रहा है वो एक्चुअली में एम्ब्रोस है। मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जो शील्ड एक साथ थी, वो टाइम नहीं जब अलग अलग हो गए। तो एम्ब्रोस लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने, और एक मजाक नहीं था भाई कि इतनी जल्दी आके चैंपियनशिप जो बंदा कैप्चर कर ले, वो बिल्कुल लोगन पॉल वाला ही काम हो गया। लेकिन बस फर्क ये था कि उस समय टाइटल डिफेंसेस बहुत ज़्यादा थे डीन एम्ब्रोस के, और लोगन पॉल चिल मार रहे हैं। लेकिन ये क्रैक्स दिखाने जरूरी होते हैं एक फैक्शन के अंदर। और टेबल्स लैडर्स चेयर्स 2013, रोहित ये क्या था भाई? सीएम पंक वर्सेस द शील्ड। ये जब कार्ड के ऊपर मैच दिख रहा है तो ऐसा साउंड कर रहा है कि सीएम पंक वर्सेस कोई एक और इंडिविजुअल सुपरस्टार है, लेकिन ये पूरी फैक्शन ही उतर गई थी। और अगर आपकी मेमोरी में है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपको याद दिला दूं दोबारा से, तो सीएम पंक ने तीनों सुपरस्टार्स को हरा दिया है यहाँ पे। और हराया कुछ ऐसे क्योंकि इन तीनों के बीच में वैसे ही प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी। इवन इस मैच में रोमन रेंस ने गलती से आई थिंक डीन एम्ब्रोस को स्पीयर भी मार दिया था, एंड देन सीएम पंक पिन करके बस बिल्कुल कहते हैं ना जितनी तो तेजी से इस भाग पॉइंट पे सकते तो हैं। ऐसा लग ही रहा था कि भाई क्रैक्स होंगे और ब्रेकअप कभी भी आ सकता है, बहुत जल्दी आ सकता है। मजे की बात है रोहित कि वो ब्रेकअप इसके भी काफी देर बाद आया, लेकिन रॉयल रंबल में जो देखने को मिला वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरीके से दिखाया गया वो एलिमिनेशन। वो शील्ड के मैं कह सकता हूँ शॉकिंग मूवमेंट्स में से है। वो ब्रेकअप से पहले वाले अगर टाइम फ्रेम कोई देखें, क्योंकि उसके बाद तो एक बहुत बड़ी चीज़ आनी थी, जब ये कुछ सीन था कि पहले तो ऐसे कोशिश की जाती है कि डीन एम्ब्रोस चाहते हैं रोमन रेंस को एलिमिनेट करना, लेकिन सेथ तो उसमें थोड़ा मिड में ही थे, वो किसी एक साइड नहीं थे। लेकिन फिर जैसे ही मौका मिला रोमन रेंस ने दोनों को एलिमिनेट कर दिया। और हमको एक बैक स्टोरी भी पता चलती है जो कि ऑब्वियसली इस स्टोरी का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा खुद शील्ड के जो मेंबर्स हैं वही बताते हैं। आई थिंक सीएम पंक कहीं तो ये एडमिट की गई थी बात कि जो टीएलसी में हार हुई थी शील्ड की, वही एग्जैक्ट पॉइंट था जहां पे शील्ड का ब्रेकअप होना था। लेकिन तीनों सुपरस्टार्स का शील्ड के कहना था कि भाई अभी हम रेडी नहीं है यार, तो अभी थोड़ा रुक जाओ, और शायद इसीलिए स्ट्रेच भी हो गया है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जबकि शील्ड एज ग्रुप इतना अच्छा काम कर रही थी, और हमने देखा जब वो ब्रेकअप हुए तो हर किसी एक बंदे की फेट बिल्कुल अलग थी दूसरे से। तो ये जो पॉइंट था जब ब्रेकअप कैंसिल हुआ, इस टाइम पता ही नहीं था कि भाई अगर इनको अलग अलग कर दिया तो इनका फ्यूचर क्या होल्ड करता है। और अगर एक इतनी अच्छी फैक्शन को तुम ब्रेकअप कर दो और उसके बाद तीनों का कुछ खास ना बने, तो ना ही सिर्फ लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन फैक्शन को भी भूल जाएंगे कुछ टाइम बाद कि इन्होंने इतना कुछ तो किया, पर भाई अब कुछ करा नहीं इन्होंने। लेकिन एक ऐसा क्रूशल पार्ट है रोहित, और आई डोंट थिंक इसको हम कोई क्रोनोलॉजी में या फिर लगातार ऐसे बात करेंगे, इसको ओवरऑल एक हमें सेक्शन की तरह रखना चाहिए इस पॉडकास्ट में, और वो है शील्ड वर्सेस वायत फैमिली की ये फ्यूड, जिसमें अभी भी इस पॉइंट पे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज थी। शायद इसको और ज़्यादा लंबा भी खींचना चाहिए था, क्योंकि वायत फैमिली भी नई नई आई थी, शील्ड की तरह ही सबको अटैक कर रहे हैं, और उस दौरान इनकी जो आपस में फेस टू फेस है वो हमें देखने को मिला। और एलिमिनेशन चेम्बर का वो मैच,
आज तक लोग याद करते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम फैक्शंस के मैचेस की बात करते हैं तो बहुत आयुष ऐसा रेयरली होता है कि बिल्कुल ऐसा लगे कि दोनों इक्वल लेवल पे या इक्वल पावरफुल फैक्शन है। हम कई बार सिंगल्स मैचेस में या इवन टैग टीम मैच में भी ऐसा कर लेते हैं। जैसे सपोज रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर का जो हमने अभी देखा था जब दोनों चैंपियंस थे, जब इन दोनों का मैच हो रहा था तो ऐसा थोड़ा रोमन रेंस का डोमिनेटिंग वाली साइड थी, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि यार वाह क्या दो बिल्कुल बराबर लेवल के सुपरस्टार हैं। और जब हम फैक्शंस की बात करते हैं कहीं ना कहीं हमको पहले से पता होता है कि कौन स्ट्रांग है। लेकिन अब जब मैं अपने टाइम में पीछे जा रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है जब मेरे को ऐसा पता चला भाई अब वाइट फैमिली और शील्ड का मैच होगा, तो मैं अपना सिर ही खुजला रहा था भाई इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और जीतेगा कौन। और यही जो मतलब ऑब्वियसली जब ये पूरी फ्यूड खत्म हुई तो शील्ड नहीं ज़्यादा मैचेस हारे, लेकिन वो जो एंगल था वाइट फैमिली का हमेशा वो हॉरर वाली चीज़ें दिखाना, शील्ड का जाके उनके ऊपर चढ़ जाना। और क्योंकि अगर आप वाइट फैमिली को भी देखोगे तो वहाँ पर भी जो पावर हाउसेज हैं वो भरे हुए थे। एरिक रोवन, ल्यूक हार्पर, ब्रे वाइट अच्छे से लीड करते थे, माइक पे बोल रहे हैं। उधर तब तक जो शील्ड है वो भी अपनी डोमिनेशन इतनी दिखा चुके थे। तो अगर मैं अपनी पुराने इस मेमोरी में जाऊँ और उस एलिमिनेशन चेंबर के मैच में जाऊँ जिसको डेफिनेटली बोला जाता है इवन शील्ड के बेस्ट मैच और वाइट फैमिली के बेस्ट मैचेस में से भी। भाई मुझे तो एक यहाँ पे कमाल का स्टैट जो लगा वो ये कि जबकि इनके बीच में और मैचेस होने चाहिए थे, लेकिन जितने भी मैचेस हुए टेलीवाइज मैच, सिर्फ एक बार शील्ड ने वाइट फैमिली को हराया है। और मुझे ना तो याद है कि मैंने वो मैच कभी देखा है, ना मुझे लगता है कि आप में से किसी ने वो मैच देखा है गाइस। पर वो मैच हुआ था मेन इवेंट में, किसी पेपर व्यू के नहीं, WWE मेन इवेंट शो में। और आई डोंट थिंक कि वो इकलौती विक्ट्री ही इस पूरी फील्ड को जस्टिफाई करती है कि शील्ड बस एक बार वहां पे जीती, खत्म। इसके अलावा कुछ था नहीं भाई, इतना कुछ था वहां दिखाने के लिए। लेकिन शायद WWE को लग रहा था कि इनको अलग अलग बुक करेंगे तो हमारे पास ज्यादा कंटेंट निकल के आएगा, और इनके साथ एक ही फील्ड में डाल देंगे तो भाई दो मेन फैक्शंस की स्टोरीज एक ही हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं वाइट फैमिली और शील्ड के जैसे अब मैंने क्योंकि अभी हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने से पहले थोड़ी अपनी अपनी मेमोरीज को भी रिफ्रेश किया है इसको लेके, तो अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे को सही बताऊँ तो ऐसा आई थिंक उस मूवमेंट के हिसाब से मैंने उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। लेकिन जैसा अभी आयुष ने बोला मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लगा कि बहुत कुछ ऐसा है यहाँ पे जो कि और स्टोरी लाइन वाइज किया जा सकता था। लेकिन उस टाइम पे शायद क्योंकि ये शील्ड की इनकी अपनी अलग ही खिचड़ी पकड़ी थी और ये एक बेफेस टर्न की भी शुरुआत थी, क्योंकि शील्ड के जो वाइट फैमिली है वो नेगेटिव साइड में, तो कहीं ना कहीं ये जो आपस में शील्ड के मेंबर्स लड़ रहे थे इसकी वजह से फैंस का इंटरेस्ट डेवलप हो गया था शील्ड को देखने में कि यार अच्छा बंदे तो सारे अच्छे हैं लेकिन अब तीनों कहीं ना कहीं सेम पेज पर नहीं है, तो सिंपैथी आनी शुरू हो गई थी। और ये कह सकते हैं कि मेजर वो शुरुआत थी शील्ड की पॉपुलैरिटी की, क्योंकि हील के तौर पे जैसे आज रोमन रेंस इतने फेमस हो गए, आई थिंक वो वाला इतना ज़माना नहीं था जब हील को उतना फेमस करें, बेफेस बनना पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं शुरुआत थी फिर शील्ड की। भाई शुरुआत थी और ऐसा लग रहा था कि उस पॉइंट से इनको अनस्टॉपेबल तरीके से अगर बुक करें और सालों साल तक भी ऐसे चलाते रहेंगे तो लोग इनको पसंद करेंगे। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, और वो प्लान बी वाली जो मोमेंट है, आई डोंट थिंक उसके बारे में अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ 5 मिनट तक उसका नॉस्टैल्जिया मैं भिगाते रहूँ सबको, तो भी हम 5 दिन बाद अगर उस मोमेंट के बारे में बात करते हैं तो उतना ही मजा आएगा उस मोमेंट में दोबारा भीगने का। और वो चेयर शॉट जिसमें अगर डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस दो कदम आगे ना चले होते तो कभी नहीं लगता। और वो तो सेथ का हील टर्न। मैं अभी भी ये प्लान बी जब भी सुनता हूँ ना डेली लाइफ के अपने कभी सेंटेंसेस में यूज़ हो रहे हैं तो मेरे को प्लान बी से WWE की याद आती है और ट्रिपल एच के हाथ में हैमर याद आता है। और क्योंकि अब ये वो वाला पॉइंट था जब शील्ड का बेफेस टर्न हो गया था, और वो हुआ भी ऐसे था क्योंकि वाइट फैमिली के साथ फ्यूड करते हुए जब ये लड़ रहे थे तो ये ट्रिपल एच की भी मानना इन्होंने छोड़ दिया था। और रोमन रेंस रिंग के बीचों बीच में एक तरफ एवोल्यूशन खड़ी हुई है, एक तरफ शील्ड खड़ी है, बिल्कुल स्पीयर मारा है। उसके बाद बहुत सारे जो अथॉरिटी वाली पावर है वो यूज हुआ, जैसे एक वो 11-on-3 वाला हैंडीकैप मैच होता है, देन एक्सट्रीम रूल्स का वो मैच आता है जिसमें एवोल्यूशन को हराती है शील्ड, एंड देन पेबैक का मैच। ये तो मेरी मेमोरी में अभी भी इतना ताज़ा है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, अभी भी मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि आज से 10 साल पहले की बात है, मैं इसको अपने टीवी पे देख रहा हूँ। और मतलब ये तो मस्ट वॉच मैच मैं बोलूँगा अगर शील्ड के पूरे करियर में से मैं पिक करूँ कि भाई शील्ड का टिपिकल एक मैच देखना है जो इन्होंने बिल्कुल क्राउड में जाके इधर उधर मारा है, शील्ड एक के ऊपर एक, कोई किसी के ऊपर कूद रहा है, सेथ रॉलिंस कूद रहे हैं, ये बहुत ही मस्त मैच था। और मस्त ये भी बात थी कि इसमें क्योंकि एलिमिनेशन मैच था तो क्लीन स्वीप हुआ था, तो
ये एवोल्यूशन की पूरी एक डिफीट थी एंड देन आप थोड़ा आयुष इसके बारे में बोल रहे प्लान बी के बारे में, भाई फिर नॉस्टैल्जिया में जाएंगे अच्छे से। तो भाई ये एक ऐसी मोमेंट है जो कोई नहीं भूल सकता, और कभी कभार ऐसा लगता है कि बार बार जाके इसको देखते रहो और इंजॉय करते रहो, बिकॉज डब्ल्यू ऐसी मोमेंट्स को रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है, नेचुरल होती हैं। अब उस टाइम पे तो नॉर्मल भाई वो सोच रहे हैं आज हम शील्ड का टर्न करेंगे, कोई की उस टाइम पे सोच नहीं सकता था कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स बनेगी डब्ल्यू में। और जब शील्ड एवोल्यूशन से लड़ रही थी ऐसा लग रहा था सारी डायरेक्शन शील्ड को आगे बढ़ाने के लिए ही करी जा रही, क्योंकि 2 मैच में एवोल्यूशन जैसी फैक्शन को क्लीन स्वीप हराना, और हमने भी बात करी कि भाई कितनी इंपॉर्टेंट फैक्शन है एवोल्यूशन डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में, कोई छोटी चीज नहीं थी। लेकिन वो करने के बाद बटिस्टा चले जाते हैं और सेथ रॉलिन्स अगर हील टर्न करके एकदम से डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कुछ प्लान करेगी, आई थिंक जितनी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होती उसी से वो उतनी मेमोरेबल भी बनती। और फिर एक अनफॉरगिवेबल सिन रोमन रेंस के वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ ये था जो वो कभी नहीं भुला पाएंगे। ऑब्वियसली डीन एम्ब्रोस उस बात से खुश नहीं थे, और सेथ रॉलिन्स उस पॉइंट पे बन जाते हैं आर्किटेक्ट, अपने भाइयों को पीछे छोड़ के चले गए। एक और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मौका मिला, पर सेथ नहीं थे वही तक। जब ये मतलब ये अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग मूवमेंट जो ये शील्ड का ब्रेकअप हुआ, इसको मैं कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी के सिनेरियो से, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर इस मेमोरी को ना जिया हो, लेकिन उस टाइम पे जो रियल टाइम में हम इसको देख रहे थे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आज के टाइम में कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को हराया और नेक्स्ट रॉ में ही वो कोडी रोड्स चैंपियनशिप हार जाएं। तो ये कुछ ऐसा शॉकिंग था कि जब ऐसे लग रहा था कि भाई अब तो शील्ड ऊपर स्काई रॉकेट जाने वाली है, बिल्कुल रॉकेट पुश उनको मिलने वाला है, उसी पॉइंट पे वो अचानक से बिल्कुल हैंड ब्रेक लग गया पूरा, और पूरी शील्ड जो है इधर उधर हो जाती है। एंड देन यहाँ से वही है जो गिमिक है सेथ रॉलिन्स का वो बनता है, और शील्ड के ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा हुआ तो वो उसी बंदे को हुआ जो कि कल्प्रेट रहा, सेथ रॉलिन्स। मेरे को याद है आयुष वो मूवमेंट जब सेथ रॉलिन्स के पास में बेल्ट भी आ गई है और इवन उनकी ब्रॉक लेसनर के साथ भी फ्यूड हुई है। ये वैसे हम शील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सेथ रॉलिन्स को भी अगर ये कैरेक्टर देखूं मैं तो आज भी शायद मेरा फेवरेट सेथ रॉलिन्स का वर्जन है। जब मैं मुझे बोलता हूँ मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम्हें और नहीं पसंद आ रहा है क्या, लेकिन वो सेथ रॉलिन्स का कैरेक्टर जो भागता रहता था इधर उधर, थोड़ी बहुत उन्होंने डीन एम्ब्रोस रोमन रेंस के साथ भी फ्यूड करी थी, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता था। और लिटरली सब कुछ जानते हुए कि डब्ल्यूडब्ल्यू में थिंग्स कैसे वर्क करती हैं, मैं चाहता था कि इस बंदे को ऐसा बजाओ कि ये रिंग में लड़ ना पाए दोबारा। भाई सेथ रॉलिन्स जिस तरीके से बुक हुए हैं शील्ड के ब्रेकअप के बाद, शील्ड के ब्रेकअप के बाद की वो बेस्ट चीज़ है, अगर कह सकते हैं कि उस ब्रेकअप से जो बेस्ट प्रोडक्ट निकला वो सेथ रॉलिन्स था। कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस के या तो क्रिएटिवली प्लान्स क्लियर नहीं थे, या फिर मे भी डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ करना और चाहती थी और हो कुछ और गया कि रोमन रेंस को टॉप पे लेके जाना है, इस वजह से ये ब्रेकअप करना ज़रूरी है। लेकिन सेथ रॉलिन्स को जितना फ़ायदा हुआ उस पूरी चीज़ से आई डोंट थिंक किसी ने सोचा था। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ एम्ब्रोस का, बिकॉज जब 3 तुम अलग अलग लोग हो और सबकी बुकिंग करनी है तो भाई तीनों को टॉप पे कैसे रखा जाए, तो वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू की उस टाइम पे मुश्किल थी। और ये जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हुई, ब्रॉन स्ट्रोमैन वायट फैमिली वाली फ्यूड थोड़ी सी और कंटिन्यू करने की कोशिश करी जब पिक्चर में सेथ रॉलिन्स नहीं भी थे, लेकिन आई डोंट थिंक उस ब्रेकअप के बाद कभी वो फीलिंग आई। अब हम रीयूनियन की बात भी करेंगे, कभी भी वो फीलिंग उस पॉइंट के बाद नहीं आई ब्रेकअप के बाद कि शील्ड आ गई भाई, कि डर रहे हैं लोग डब्ल्यूडब्ल्यू से। ये सेथ रॉलिन्स के जाने के बाद और ये डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस को देखना कुछ ऐसे ही था कि जैसे कि तुमने किसी सैमुराई के हाथ से उसकी तलवार उसकी कटाना ही छीन ली। वो ऐसा लग रहा था कि यार अब ये 2 हैं, वो तीसरा बंदा हमेशा मिसिंग था। और वो ब्रॉन स्ट्रोमैन का जो स्टोरी लाइन में इंट्रोडक्शन था वो भी एक मेरी मेमोरी है, शील्ड से तो नहीं है मेमोरी, लेकिन वो बड़ा मुझे अभी भी लगता है वो आई थिंक किसी मॉन्स्टर का मुझे ऐसा लगता है कि वो बेस्ट इंट्रोडक्शन में से था कि भाई इस तरीके से वो उसको लाए थे, वो भी जब वाइट फैमिली के अंडर थे, तो वो अच्छी चीज़ थी। ये भी मेरी एक मेमोरी है। बट ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं पीछे, बहुत कुछ हुआ इतने कुछ सालों में। फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 2017 में, जब होता है डब्ल्यूडब्ल्यू का ड्राफ्ट और सेथ रॉलिन्स मंडे नाइट रॉ ब्रांड पर और डीन एम्ब्रोस भी अब आ जाते हैं मंडे नाइट रॉ ब्रांड पर। और क्योंकि सेथ रॉलिन्स वो बंदा है इसने शील्ड का ब्रेकअप किया था, तो अब ऐसा लग रहा है आर्किटेक्ट दोबारा से कुछ बिल्ड करना चाहता है और वो कहते हैं डीन एम्ब्रोस से कि भाई चल दोबारा से बना लेते हैं टीम। सेल्फिश सेथ रॉलिन्स उस पॉइंट पे आई डोंट थिंक डीन एम्ब्रोस के दिमाग में और कुछ आ सकता था, बिकॉज जिस बंदे ने तुम्हारे पीठ के पीछे चाकू मारा है और वो तुम्हें अब सामने से आके फूल दे रहा है, तो तुम फूल की तरफ ध्यान दोगे या ये सोचोगे कि अभी इसके दूसरे हाथ में भी चाकू हो सकता है। तो वो बिल्कुल इस तरीके से था। और मतलब मुझे नहीं पता कि क्रिटिसिज्म बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि मैं, लोग तो सोचेंगे भाई मैं हेट ही करता हूँ शील्ड को, लेकिन ये बात बोलनी जरूरी है कि ये 2017 से आगे जो भी शील्ड के साथ करा, शील्ड की बजाय
फोर्स्ड शील्ड लग रही थी फॉर सम रीजन, क्योंकि भाई द बार जैसी टीम, जो कि उस टाइम पे, भाई बार को कुछ नहीं बोलूंगा, वो बहुत अच्छी टैग टीम थी शेमस और सिजारो की, लेकिन एम्ब्रोस और रॉलिंस का इस तरीके से वो आगे बढ़ा गया, टैग टीम टाइटल्स दिए गए, समर स्लैम के अंदर वो बड़ी विक्ट्री दी गई। और इसके बाद भी जो हम बात करेंगे, जो ट्रैक ना रहा ना रोहित शील्ड का, वो ऐसा रहा कि या तो अनलकी थे या कुछ तो था कि उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, सब कुछ देने की कोशिश करी पर बात नहीं बनी कभी। मेरे को लगता है इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि 2-4 पॉइंट्स अभी मुझे और रखने हैं। जैसे ये जो क्रिटिसिज्म वाली बात है शील्ड की, इसका अगर एक दो पॉइंट मैं पिक करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पूरा शील्ड का अभी करियर भी देख रहा हूँ, ये मैंने इवन इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने से पहले भी आयुष को बोला कि ऐसा जैसा देख के तो लग रहा है कि बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो जो रियूनियन वाला फैक्टर था वो स्पेशल इसलिए बना क्योंकि इंडिविजुअली तीनों सुपरस्टार्स ने बहुत सक्सेस कर ली थी। रोमन रेंज बहुत सारे मेन इवेंट कर चुके थे, सेम नाइट पर वो हमने चीज़ देखी थी मनी इन द बैंक में, जब कैश इन हुआ था तो शील्ड के तीनों मेंबर्स चैंपियन बने थे। तो वो मूवमेंट्स के हिसाब से बहुत कुछ हुआ, और जितना बढ़िया स्टोरी लाइन हो सकती थी इंजरीज की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन और हुई, या फिर जो फोर्स चीज़ें हुई, और उसमें डीन एम्ब्रोस का भी रोल आता है, तो वो आई थिंक एक रीज़न मैं इसमें मान सकता हूँ। बट वो 2017 की वो चीज़ें जब डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, कभी कोई कहता भाई आजा फिस्ट बम, फिर कोई चला जाता है, फिर दूसरा फिस्ट बम के लिए कहता है तो वो चले जाता है, फिर कभी कोई एक बंदा अग्री करता है तो दूसरा उसी पॉइंट पे पलट जाता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा हमारे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी, बट वो एक लाउड पॉप वाला मूवमेंट जब मंडे नाइट ड्रॉ में फाइनली सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस ने अपना फिस्ट बम किया, उसके बाद समर स्लैम में वो टाइटल भी जीते, और अब बारी आ गई है एक्चुअल शील्ड वाले रियूनियन की। और अगेन उस टाइम पे जो स्टोरी थी उसको अलाइन ही ऐसे कर रहा था कि भाई बस एक ऐसा स्पॉट बना दो कि एक 6 बंदों वाला मैच हम बना सके। वो उस पॉइंट पे फोर्स ज़रूर था। मुझे ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास विंस का दिमाग कुछ ऐसे ही चलता है। मेरे को ऐसा लगता है सही में कि अभी भी वो उससे बेटर हो सकता था, लेकिन फिर भी जो रियूनियन है वो अपने आप में था इतना स्पेशल कि अब उसको कैसे भी कर दो भाई, फैंस उसको एंजॉय करेंगे ही। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि एक टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए शील्ड शायद रोमन रेंज, डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस ना भी हो ना, और अगर एक बंदा इधर उधर भी करना पड़े तो कभी कभार उनको ऐसा लग रहा था ठीक है काम चल जाएगा, बिकॉज शील्ड नाम ही अपने आप में इतना है। और कहीं ना कहीं क्रिएटिव साइड से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा तो डेस्परेट हो रहे हैं कि बस शील्ड को अगर हम स्क्रीन पे भी ले आए ना, किसी भी फॉर्म में ले आए, तो उस चीज़ का फायदा उठाओ, जैसे मिल्क करना जिसको कहते हैं कि भाई शील्ड बस स्क्रीन पे है, लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन वो फैक्टर आया नहीं। सेथ रॉलिंस जिस तरीके से उसके बाद हमें देखने को मिला कि रोहित ऐसा नहीं लग रहा था कि सिंगल्स भी बुक करना चाह रहे हैं और फिर फैक्शन की तरह भी बुक करना चाह रहे हैं, तो बंदा अपने रास्ते पे चले गए या सबको साथ लेके चले? इस टाइम पे वैसे ऐसा भी हुआ था कि सेथ रॉलिंस के पास वो टैग टीम टाइटल भी है, सेथ रॉलिंस के पास में वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी है, लेकिन उससे पहले वो शील्ड वाले मूवमेंट पे ही आ जाते हैं जो द बार और मिज वाला था। उस टाइम पे रोमन रेंज खड़े हैं रैंप पे, उसके बाद वो बताते हैं कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, पीछे से डीन एम्ब्रोस निकल के आते हैं, फिर सेथ रॉलिंस निकल के आते हैं, फिर वो आइकॉनिक फिर से अगेन पोज उन्होंने किया फिस्ट बम्प वाला। मैं उस टाइम पे आई थिंक कंटेंट क्रिएट कर रहा था जितना मुझे याद है, हाँ शायद कर रहा था वो सारी चीज़ें। फिर मेरे अब वो बिल्कुल ऐसे याद है कि एज कंटेंट क्रिएटर वाला भाई रोहित तब बात कर कर भी रहा है, रहा था, क्योंकि तो ऐसा ओपिनियन जो आज दे पा रहा है इतने साल बाद, वो तब नहीं दिया होगा, तब बता दिया होगा भाई की शील्ड रियूनाइट हुई है। हाँ ये बात तो है भाई, तब से डेफिनेटली तब मेरा उसमें बस रिव्यू भी नहीं होगा, बस क्या हुआ रिजल्ट्स होंगे। बट आज शायद फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कुछ उस पे टेक है, और वो बड़ा मस्त मोमेंट था क्योंकि अगेन कुछ भी स्टोरी लाइन है कैसा भी है, शील्ड को आज भी लोग बोलेंगे भाई बस लेके आ जाओ, क्योंकि वो टेलीविजन पर देखने का ही जो इंटरेस्ट है वो उसी तरीके से डेवलप होता है। एंड देन आगे प्रोसीड करते हुए रोमन रेंस भी ये जो मिज वाले फ्यूड में थे वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते। अब ये शील्ड की स्टोरीज में देखो बहुत सारी गड़बड़ भी हुई जब इनका रियूनियन हुआ, जैसे कि अब जब रियूनियन हो चुका है तो टीएलसी के लिए वो जो मल्टी पर्सन वाला मैच था जिसमें पहली बार जो हम शील्ड को compete करते हुए देखते, रोमन रेंस की सिकनेस की वजह से वो मैच हो ही नहीं पाया, और मेरी मेमोरी में वो आज भी है। कर्ट एंगल ऊपर से एंट्रेंस कर रहे हैं डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा फनी है। बट उस टाइम पर अगर मैं उसको देखूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा था क्योंकि कर्ट एंगल ने मैच रेसल नहीं किया था जब से वो वापस आया था, जीएम वाले रोल में था आई थिंक उस टाइम पे वो, तो वो भी थोड़ा स्पेशल था। बट भाई शील्ड को कौन ही रिप्लेस कर सकता था। आगे चल के फिर आते हैं रोमन रेंस, फिर जो मामला है वो ऊपर नीचे ही रहा। रोमन रेंस ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीती है मिड से वहाँ पे, फिर सेथ रॉलिंस ने बाद में जाके रेसलमेनिया 34 में मूवमेंट लिया, और अभी ऐसा लग रहा है कि शील्ड थोड़ा सा अभी ब्रेक पे जा चुकी है। फिर से तीनों बंदे अब हमको साथ में स्क्रीन पर नहीं दिख रहे। रोमन रेंस ने एक बड़ी अचीवमेंट कर ली थी, वो ब्रॉक लेसनर को हरा चुके थे समरस्लैम भाई में देखो टाइटल के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू इसी चीज में कंफ्यूज थी कि तीनों को अलग अलग बुक अच्छे से करा जाए या तीनों को एक साथ। तो जब एक पॉइंट ऐसा आता था कि तीनों
कुछ कर भी नहीं रहे हैं और आगे क्या करें समझ नहीं आ रहा, तो शील्ड को वापस ले आओ। लेकिन जब शील्ड वापस आती थी तो फिर लगता था ये तो फंस गए हम, क्योंकि 3 मेन सुपरस्टार एक ही जगह एक टाइम पे नहीं हो सकते। तो उसमें कुछ ब्लेम भी नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक कि अगर एक फैक्शन बहुत मुश्किल, इससे पता लगता है कि बहुत मुश्किल है। एवोल्यूशन जैसी फैक्शन को भी भाई कितनी देर तक बना के रखा था, थोड़े टाइम डोमिनेंस किया, उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन, रिक फ्लेयर, ट्रिपल एच, बटिस्टा को तुम एक साथ कब तक जोड़ लोगे? तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी हुई है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यूनिवर्सल टाइटल कर्स तो था, लेकिन शील्ड का रीयूनियन भी बहुत ज़्यादा कर्स था, बिकॉज हर बार पहले रोमन रेंज की सिकनेस वो स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन जब सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते, गोल्ड था इधर सबके पास, फिर आती है रोहित वो ल्यूकीमिया वाली सिचुएशन जहाँ टाइटल भी रिलिंक्विश करना पड़ा, और सारी चीज़ें उसके बाद तो फेड होती चली गई, ना ही सिर्फ शील्ड के लिए बल्कि ओवरऑल। ऑब्वियसली एक रियल लाइफ वाली सिचुएशन थी, इसका स्टोरी लाइन से कोई लिंक नहीं था। मुझे आज भी याद है उस टाइम पे सब ने अपनी स्टोरीज बनाई कि विंस मैकमैन ने रोमन रेंस की ल्यूकीमिया को फेक किया है। उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे लड़ना पड़ा कि भाई ये चीज़ कुछ इतनी सेंसिटिव होती है कि उसमें मुझे नहीं लगता कि विंस वो कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली वो चीज़ें नहीं थी, बट उससे भी बड़ी चीज़ जो स्टोरी लाइन के हिसाब से शॉकिंग हो गई थी वो था उसी नाइट पर फिर से डीन एम्ब्रोस का सेथ रॉलिंस के ऊपर टर्न करना। ये वही नाइट है जब कुछ देर पहले ही सेथ रॉलिंस आंसू बहा चुके हैं रोमन रेंस के लिए, क्योंकि और कैंसर इतना वाली ही सिचुएशन नहीं, सीरियस थी। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो ये बंदा है ही, साथ के साथ टैग टीम चैंपियंस भी एम्ब्रोस और रॉलिंस थे। और जैसे ही ये देखने को मिला कि रोमन रेंस वॉकआउट कर चुके हैं, काम हो गया खत्म। मेरे को ऐसा याद है जो मैंने स्टोरीज में सुना है, जो ऑब्वियसली रियली चीज़ है, कि पूछा जाता है इनसे खुद डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस से कि क्या तुम सेम नाइट पर ये कर सकते हो? तो इमोशंस भी थे, सब कुछ था। इनको लगा कि चलो यार ठीक है, इसी नाइट के लिए इस चीज़ को कर वही लेते तो हैं। मुझे नहीं पता ये डब्ल्यूडब्ल्यू को उस समय ना बोला जा रहा था कि यार इतनी मतलब रियल लाइफ सिचुएशन हुई रोमन रेंस की, और उसका फायदा उठा के ये अपनी स्टोरी बना रहे हैं ताकि लोग इमोशनली पागल हो जाए। मैं बस ये इतना यस नो ही रखेंगे इसको लंबाने की, क्या ठीक है चलता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू है, या फिर उस समय पे थोड़ा सोचना चाहिए था। मेरे को लगता है कि अब इस पॉइंट पे तो मैं बोलूँगा कि बढ़िया ही है कि वो चीज़ हुई, क्योंकि ये एक टिपिकल विंस मैकमैन बुकिंग है। और इससे भी सीरियस चीज़ें हमने देखी हैं कि क्या-क्या विंस मैकमैन ने कभी किसी को करने के लिए कहा है। तो विंस मैकमैन का एरा है तो ये चीज़ हुई। मुझे नहीं लगता कि आज ट्रिपल एच के टाइम में वो चीज़ होती। और जो हम बात कर रहे हैं जैसे रोमन रेंस अपना अलग चल रहे थे, सेथ रॉलिंस चल रहे थे, डीन एम्ब्रोस कभी इंजर्ड हैं, उस वजह से वो भी सिनेरियो से गायब हैं। भले ही चैंपियनशिप आ गई है इनके पास में, और फनी चीज़ ये हुई कि डीन एम्ब्रोस चले ही गए मार-मूर के, तो सेथ रॉलिंस के सामने सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन, उनके सामने अकेले ही लड़के उन्होंने वो चैंपियनशिप जो है टाइटल गंवाई थी। तो ये भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। और ये अजीब होने से और अजीब तब हुई जब जनवरी में ही पता चल गया कि 2019 में कि जो डीन एम्ब्रोस है वो जाने वाले हैं। तो अब विंस के दिमाग में घूमा भाई ये तो मेरे पास आखिरी मौका है कि मैं अब शील्ड को दोबारा से दिखाऊं। तो 2-3 महीने ही हुए हैं अभी ब्रेकअप को, अब इनके रीयूनियन की फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। और भाई मेरे देखो, को इससे पता लगता है कि विंस मैकमैन की सारी बुकिंग बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे करी गई थी कि रोमन जा रहा है क्या करें, एम्ब्रोस को सेथ से लड़वा देते हैं क्योंकि यही दो बच गए हैं, इसकी फ्यूड बनाते हैं। पर उस समय शायद विंस मैकमैन ने सोचा भी नहीं, दिमाग में भी नहीं आया कि एम्ब्रोस का तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। और ये किसको पता था उस पॉइंट पे कि एम्ब्रोस जब खत्म होने वाला हो तो आगे बोलेगा भाई मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। जबकि ऐसा उस टाइम तक तो नहीं कह सकते कि बहुत बेकार बुकिंग थी, उस पॉइंट के बाद तो बेड़ा गर्क कर दिया था एम्ब्रोस का जानबूझ के। लेकिन भाई ये कर्स्ट वाली बात इसीलिए सही है बिकॉज रोमन के वापस आने के बाद भी ट्राई किया गया एंड इट स्टिल मतलब उस लेवल तक नहीं लेके जा पाए। ना विंस ने ये सोचा होगा कि रोमन रेंस ल्यूकीमिया अनाउंस करेंगे या उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होगी। ना विंस ने ये सोचा होगा कि डीन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। ना विंस ने ये सोचा होगा कि 2-3 महीने में ही रोमन रेंस वापस आ जाएंगे कि मुझे दोबारा से शील्ड जबरदस्ती बनानी पड़ेगी। ये बिल्कुल जबरदस्ती का ही है, क्योंकि अगर आप उस टाइम में देखो तो शील्ड के वापस आने के बाद वो एक मूवमेंट है जब बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस, दोनों ने फिस्ट बम बनाए हैं और पीछे रिंग रोप से एक तरीके से स्प्रिंग बोर्ड वाला धक्का सा लिया डीन एम्ब्रोस ने और वो बिल्कुल बीच में आते उन्होंने फिस्ट पूरा बम टाइम किया। लिया भाई, क्राउड में गए कि नहीं चाहिए, फिर बचाने वापस आए, फिर फिस्ट बम किया। बट एट द एंड उन सारी चीज़ों में हमको क्या पता चला कि फास्ट लेन होता है और ऑब्वियसली रेसलमेनिया में कोई बुकिंग मिलने नहीं वाली थी डीन एम्ब्रोस को। बाकी सेथ रॉलिंस तो वहाँ पे ब्रॉक लेसनर को हराते हैं, रोमन रेंस को भी ड्रू मैकिंटायर के साथ में मैच मिला, लेकिन डीन को कुछ नहीं मिला। और जो फाइनल जिसको नाम ही इन्होंने WWE नेटवर्क स्पेशल करके बना दिया था, द शील्ड फाइनल चैप्टर, और वो लास्ट टाइम था पैसे का चक्कर बाबू भैया। ये आई थिंक लास्ट टाइम था कि
विंस मैकमैन शील्ड के नाम से कुछ और प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। ऑब्वियसली नाकाम कोशिश तो नहीं थी, लेकिन वो सेंड ऑफ बिल्कुल कोई स्पेशल नहीं था। ऐसा लग रहा था बस जाते जाते डीन एम्ब्रोस को थोड़ा बहुत चूसना है। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे शील्ड जीत गई, लैशली, ड्रू मैकिंटायर एंड कॉर्बिन के साथ। तो भले ही हम शील्ड को याद रखते हैं, अब इस एपिसोड को पूरा रिकॉर्ड करने के बाद मैं ऐसे बोलूँगा कि भले हम शील्ड को इस तरीके से याद रखते हैं कि वाह क्या शील्ड थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट वाला जो रन था उसमें इतना कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता था जो सिचुएशन की वजह से नहीं हो पाया। बट स्टिल हम वो शील्ड के बाद वाले रियूनियन को भी उतना स्पेशल मानते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे तीनों सुपरस्टार्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। मजे की बात यह है कि ये रियूनियन करते करते आज की डेट में भी हम शील्ड का रियूनियन ही चाहते हैं। और ये एक अलग दिन के लिए अलग टॉपिक है कि क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर में। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जितने भी मेजर पॉइंट्स थे ना, जो भी हील टर्न था, फेस टर्न था, रियूनियन था इस पूरे रन में, चाहे न्यू शील्ड थी, पुरानी शील्ड थी, जब वो मोमेंट आई ना, मेजर मोमेंट, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू उस ग्रुप की बुकिंग को करना भूल गई और इंडिविजुअल में ज्यादा चले गए। इस वजह से ग्रुप का फायदा कम हुआ। अच्छा बुरे की बात नहीं, अब तो जो हो गया, लेकिन स्टिल वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मेमोरेबल फैक्शन रहेगी। और आगे अगर हमें कभी देखने को मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो उसका मजा शायद इस फाइनल चैप्टर से बेटर होगा, वो ग्रैंडेस्ट चैप्टर होगा शील्ड का। लेकिन गाइस, अगर आपने यहाँ तक सुना इस पॉडकास्ट को तो थैंक यू सो मच। एक नॉस्टैल्जिया एपिसोड था, प्योरली आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर ऐसा है तो फॉलो और रेट जरूर करना स्पॉटिफाई पे, और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए और बहुत सारे एपिसोड्स लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए, और हम आपसे मिलेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ असली अखाड़ा।